औरत ने जैसे ही अपना फोन खोला उसके होश उड़ गए। घर में तो वो अकेली थी, लेकिन फोन पर एक ऐसी फोटो आई जिसमें कोई किसी कोने से उसे ही चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी सांस अटक गई। उसे लगा जैसे कमरे में कहीं कैमरा छुपा हुआ है। वो घबराकर कमरे के हर कोने को टटोलने लगी, अलमारी, टेबल, शोपीस के पीछे, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने फिर फोन उठाकर दोबारा चेक करना चाहा, पर इस बार स्क्रीन अजीब तरह से चमकने लगी, मानो फोन खुद उससे कुछ छुपा रहा हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो दीवार से टिक कर खड़ी रही, समझ ही नहीं आया क्या करे। घबराहट में उसने सोच भी नहीं पाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, उसके पीछे खून से सने पैरों के निशान भी चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके ठीक पास खड़ी थी। अजीब आवाजें, भारी सांसें, डर उसके सीने में अटक गया और फिर अचानक उसका पैर फिसला। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसके पास उसके पिता सलीम बैठे थे। आयशा पहली बार ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा मेरे पीछे कुछ है, कोई चीज मेरे साथ घर में थी। लेकिन सलीम ने उसे सिर्फ थकान और नशे का असर समझा। उन्होंने कहा, आराम कर, नींद ले, उठेगी तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, पर जब उसने दोबारा आंख खोली, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और इस बार उसे यकीन था वो चीज अभी भी यही है। पिता काम पर चले गए थे और कमरे में अकेली आयशा को फिर वही ठंडी सांस अपनी गर्दन के पास महसूस हुई। अचानक उसके गाल पर कुछ ठंडा और गीला टपका। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने छत की ओर नजर उठाई और बस जैसे ही वो चीखने वाली थी, वो भागती हुई बाहर गलियारे में निकली। पर वहाँ उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जोर से जमीन पर दबोच रही हो। असल में ये डर नहीं था, बल्कि दो डॉक्टर उसे वापस कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जब उसकी होश दोबारा लौटी, वो फिर से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। सलीम ने डॉक्टरों से सख्ती से कहा कि उसे शांत करने के लिए सेडेशन दिया जाए ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। लेकिन सलीम काम से बंधा हुआ था, वो हर समय उसके पास नहीं रह सकता था। इसलिए उसने उसकी सबसे करीबी सहेली हिना को फोन किया और कहा कि वो कुछ दिन आयशा का ध्यान रख ले। सलीम ने साथ में थोड़ा खर्चा देने का भी वादा किया तो हिना ने तुरंत हामी भर दी। रात काफी बीत चुकी थी। दवा का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। आयशा की आंखें धीरे से खुली और उसने देखा उसके हाथ पैर बिस्तर से बांधे हुए थे। उसने खुद को छुड़ाने की हर कोशिश की, लेकिन रस्से बहुत कसी हुई थी। उसी वक्त कमरे में दो परछाइयां चुपचाप खड़ी थी, जैसे वो पहले से वही थी, बस दिखना नहीं चाहती थी। छोटी परछाई धीरे धीरे बिस्तर के पैताने तक आई और उसके पैर की नाखूनों को उखाड़ने लगी। वहीं दूसरी परछाई ने टेबल से फल काटने वाली चाकू उठाई और बहुत धीमी चाल में उसकी ओर बढ़ने लगी, साफ जैसे उसका इरादा था उसका पेट चीर देना। उसी पल दरवाजा खुला, हिना अंदर आई और आयशा की सांस जैसे एक पल के लिए वापस लौट आई। हिना के आने से वो दोनों परछाइयों की चाल नाकाम हो गई। आयशा को लगा शायद ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसके पैर देखे तो नाखून सच में उखड़े हुए थे। डॉक्टर ने घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद हिना उसके पास बैठकर बातें करने लगी। उसने हाल ही की एक हिट एंड रन की खबर का जिक्र किया जो सोशल मीडिया पर 3 लाख से ज्यादा बार शेयर हो चुकी थी, लेकिन दोषी ड्राइवर अभी तक नहीं पकड़ा गया था। हिना ने गुस्से में कहा, ऐसे लोगों को तो सीधे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन ये सुनते ही आयशा अजीब तरह से भड़क गई। उसने अचानक चिल्लाते हुए हिना को कमरे से बाहर निकाल दिया। हिना बिल्कुल हैरान रह गई, पर उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि सलीम शहर के बहुत बड़े कारोबारी थे जिनके पास पैसा, पहचान और ताकत सब कुछ था। हिना जानती थी कि इस दोस्ती में उसका फायदा ही फायदा है। कुछ दिन बाद आयशा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर वापस आ गई। पर अजीब घटनाएं यही खत्म नहीं हुई। सीढ़ियां उतरते समय उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाजें मानो घर की दीवारों में छिपकर उसका नाम ले रही हो। पूरा घर अचानक खामोश होकर भी डरावना महसूस होने लगा। उसका दिमाग जैसे टूट गया। उसने सामने रखा फूलदान उठाकर जोर से फेंक दिया, लेकिन फूलदान सीधा नौकरानी शबन के सिर पर जा लगा। खून फूट पड़ा। इसके बाद सलीम ने तुरंत शबन से माफी मांगी और इलाज के लिए अच्छी खासी रकम भी दे दी। उसका मानना था पैसे से हर मसला हल हो सकता है, लेकिन शबन ने साफ कहा वो सिर्फ एक चीज चाहती है, आयशा खुद उससे माफी मांगे। सलीम को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी को यही सिखाया था, कमजोरी दिखाओ मत, किसी के आगे सिर मत झुकाओ। सलीम कभी भी आयशा को किसी के सामने माफी बोलने नहीं देता था। उसका मानना था कि उसकी बेटी को कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास इतनी ताकत और पैसा है कि हर मसला पैसों से सुलझाया जा सकता है। लेकिन यही सोच आयशा को धीरे धीरे गलत रास्ते पर ले आई। आखिर में सलीम ने नौकरानी को और पैसे दिए और मामला वही खत्म हो गया। इन सब के बाद आयशा ने फैसला किया कि उसे शहर से दूर देहात में कुछ दिन रहना चाहिए ताकि वो इस अदृश्य साय से छुटकारा पा सके। पर उसे ये समझ नहीं था कि वो चीज उसके साथ ही बंध चुकी है। वो जहाँ भी जाए वो भी वही होगा। सारी कहानी की असल जड़ उसके अपने किए में थी। कुछ महीनों पहले आयशा ने ड्राइविंग टेस्ट भी पास नहीं किया था, फिर भी उसने सलीम की लग्जरी कार चुरा कर निकाल ली और ऊपर से पीते हुए गाड़ी चला रही थी। उस दिन भारी बारिश थी, सड़क धुंधली थी और उसने सामने चलते एक बाप बेटे को देखा ही नहीं। टक्कर लगी और हादसा बहुत भारी था। घबराई आयशा ने उसी वक्त सलीम को कॉल किया और सलीम ने कहा तुरंत वहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। उन बाप बेटे को समय पर मदद नहीं मिल सकी और दोनों जिंदा नहीं बच सके। उनकी मौत की नफरत और तकलीफ अब भटकती आत्मा बनकर आयशा का पीछा कर रही थी। लेकिन आयशा के अंदर रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं था। वो आज भी खुद को सही समझती थी। उसने ठंडेपन से कहा था मैं क्यों भागूं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। कुछ समय बाद आयशा और हिना देहात की छोटी कोठी पहुंच गई, पर सुकून वो तो वहाँ भी नहीं आने वाला था। वो लोग जैसे ही देहाती घर के दरवाजे पर पहुंचे, हिना ने अचानक देखा आयशा के पीछे 2 परछाइयां खड़ी थी। पर उसने दोबारा आंख मलकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, तो उसने बात को वही खत्म कर दिया। दोपहर के खाने के दौरान आयशा बार बार बेचैन महसूस कर रही थी। अचानक उसने देखा उसकी कटोरी में ताजा खून तैर रहा है। घबराहट में उसने पूरा बर्तन फर्श पर फेंक दिया। हिना एकदम चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। खुद को शांत करने के लिए आयशा ने सोचा कि थोड़ा नहाकर रिलैक्स कर लेती है। नहाने के बाद वो फोन पर हिट एंड रन वाली खबर ढूंढने लगी। टिप्पणियों में उसे दुर्घटना में मरे व्यक्ति की तस्वीर दिख गई। उसकी सांसें रुक गई। उसी चेहरे को उसे पिछले दिनों बार बार अपने आसपास महसूस हो रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया जिस आत्मा ने उसका पीछा कर रखा है
वो वही व्यक्ति है जिसे उसने कार से कुचला था। उसने फोन को दूर फेंका, लेकिन तभी टेबल पर एक मौत के समय की फोटो रखी हुई दिखाई दी। पता नहीं वो वहाँ कब आ गई थी। उसने कांपते हुए तस्वीर उठाई और डर से उसका शरीर सुन्न हो गया। ठीक उसी समय हिना कमरे में आ गई, जिससे आयशा को थोड़ी राहत मिली। हिना ने माहौल बदलने के लिए बाहर पिकनिक पर जाने का सुझाव दिया, लेकिन आयशा के चेहरे की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने महीनों की जांच के बाद आखिरकार कार का नंबर ट्रेस कर लिया। वो सलीम के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलीम को तुरंत थाने बुलाकर पूछताछ की गई। ये खबर कुछ ही देर में हिना तक भी पहुंच गई। हिना को अब लगा कि आयशा से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए उसने झूठ बोला कि वो जूस लेने जा रही है और उसे जंगल में अकेला छोड़कर चली गई। कुछ ही देर बाद जंगल में अचानक तेज सड़ी हुई बदबू वाली हवा चली, जिससे आयशा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पैरों से पहले ही खून बह रहा था, फिर भी वो लड़खड़ाते कदमों से जंगल में भागती रही। अगले ही पल भटकती आत्मा ने उसके पैरों को जोर से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। वो काले साए उसके चारों ओर चक्कर काटते रहे। आयशा जैसे तैसे उठी और फिर भागने लगी, पर उसका पैर फिसल गया और वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। वो मुश्किल से बाहर आई ही थी कि आत्मा ने उसे फिर खींचकर उसी गड्ढे में फेंक दिया और इस बार उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे जिंदा दफनाने लगी। बेहोशी में डूबी आयशा के कानों में किसी संत की शांत आवाज गूंजने लगी। दुनिया में हर चीज का फल मिलता है, न ये सजा है न बदकिस्मती, बस इंसान उसी का सामना करता है जो उसने बोया होता है। उधर दूसरी तरफ सलीम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये झूठ बोल दिया कि गाड़ी उसी ने चलाई थी और वो ही हिट एंड रन के लिए जिम्मेदार है। वो सारी गलती अपने सिर पर लेने को तैयार था, लेकिन अनुभवी पुलिस अधिकारी इतनी आसानी से धोखा खाने वाले नहीं थे। सूक्ष्म जांच के बाद पुलिस पहले ही सच जान चुकी थी। गाड़ी आयशा ही चला रही थी। सलीम की पूरी कोशिश भी सच्चाई को छिपा नहीं पाई। फिर भी सलीम ने आखिरी बार पैसे से मामला दबाने की कोशिश की। उसने पेशकश की कि वो पीड़ित परिवार का सारा खर्च और नुकसान भर देगा, लेकिन कानून के सामने पैसा सब कुछ नहीं होता। ये मामला 2 जानों की मौत से जुड़ा था, यानी सीधा क्रिमिनल केस। पीड़ित परिवार ने समझौते से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को केस को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाना पड़ा। उधर जंगल में आयशा धीरे धीरे होश में आई और बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे से बाहर रेंगकर निकली। किसी तरह सड़क तक पहुंची, जहां उसने हिना की कार को आते देखा। उसने हाथ हिलाकर मदद मांगी, लेकिन हिना ने कार की स्पीड और बढ़ा दी और उसे सीधे टक्कर मार दी। असल में हिना के मन में सालों से उसका गुस्सा जमा था। वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही थी और आज वो गुस्सा बाहर आ गया, लेकिन वो कातिल बनना नहीं चाहती थी, इसलिए घबराकर आयशा को अस्पताल ले गई। उधर पुलिस स्टेशन में सलीम का सामना मारे गए बाप बेटे की पत्नी अमीना से हुआ। सलीम ने उससे कहा, अगर तुम केस छोड़ दो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम जिंदगी भर आराम से रहोगी। लेकिन अमीना की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सख्त दृढ़ता थी। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे पति और बेटे की जान की कोई कीमत नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और वही खेल पूरी तरह बदल गया। अमीना के लिए इंसाफ पैसे से कहीं ऊपर था। कोई भी मुआवजा उस दर्द को नहीं भर सकता था और नहीं उसके पति और बेटे की जान वापस ला सकता था। कुछ समय बाद सलीम अस्पताल में आयशा को देखने पहुंचा। आयशा की हालत काफी गंभीर थी, इसलिए पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ नहीं कर सकती थी। जांच तभी होगी जब वो थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि आयशा जाग रही थी। वो बस सोने का नाटक कर रही थी और उनकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही पुलिस चली गई, उसने अपना ड्रिप निकाल दिया और चोरी छिपे वार्ड से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही भटकती आत्मा उसके ठीक पीछे पीछे चल रही है। इधर सलीम अस्पताल से निकलकर फिर से अमीना के पास गया। इस बार उसकी आवाज में टूटन थी। उसे अब समझ आ चुका था। उसने अपनी बेटी को हमेशा अहंकार और पैसे की ताकत सिखाई, लेकिन भलाई और जिम्मेदारी कभी नहीं, और यही उसके पतन की वजह बनी। उसने कहा, मेरी गलती है, मैंने उसे गलत इंसान बना दिया। लेकिन अमीना का जवाब साफ था, गलती की है तो सजा भी मिलेगी, अगर माफ कर दो से सब ठीक हो जाता। तो पुलिस और कानून की जरूरत ही क्या थी। वो डरी नहीं और न झुकी। उसका फैसला अटल था, सजा ही सजा होगी। उसी वक्त सलीम को अस्पताल से फोन आया। कॉल पर बताया गया, आपकी बेटी अस्पताल से भाग गई है। और उधर आयशा सड़क पर लड़खड़ाते कदमों से अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। आयशा लड़खड़ाते हुए उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गई और वही साया, वही आत्मा अब भी उसके बिल्कुल पास था। लगातार बढ़ते डर और दबाव ने उसके दिमाग को पूरी तरह तोड़ दिया। वो चिल्लाई, तुम लोग चाहते थे न कि मैं तुम्हें देखूं। देख लो, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मैं साबित कर दूंगी कि तुम मुझे अब कभी परेशान नहीं कर पाओगे। गुस्से और पागलपन में उसने अपने दोनों आंखों में उंगलियां डालकर उन्हें खुद ही फोड़ दिया। जब सलीम और पुलिस वहां पहुंचे, उसकी दोनों आंखें जा चुकी थी और उसकी हालत बिल्कुल अस्थिर और पागलपन भरी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि उसकी मानसिक स्थिति गंभीर रूप से टूट चुकी है। सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो चुकी है। इसलिए उसे जेल नहीं बल्कि मानसिक अस्पताल भेजा गया, जहां उसे तब तक रखा जाएगा जब तक उसकी हालत स्थिर न हो जाए। कानूनी प्रक्रिया अभी भी उसके ऊपर है और अपराध का बोझ किसी दाग की तरह उससे हटने वाला नहीं। सलीम ने अपनी बेटी को इस हालत में देख तहे दिल से पछताया। उसने धीरे से कहा, अगर वक्त वापस लौट सकता तो मैं उसे ये जरूर सिखाता कि माफी मांगना कमजोरी नहीं है और पैसा हर घाव नहीं भर सकता। बस यही थी 2025 की कंबोडियन हॉरर फिल्म कंशी फॉलो द कॉर्प्स की कहानी। कुछ जंप स्केयर अच्छे थे, लेकिन कहानी काफी पुरानी फॉर्मूले जैसी लगती है। सोने से पहले हल्का सा डर चाहिए तो एक बार देख सकते हो।